Assalamualaikum aspirants, I welcome you back to the channel. This is part 8 and we are going to discuss questions 71 to 80 of the same paper. आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर टॉप पर भी देख सकते हैं और बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कौन सा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 70 क्वेश्चंस को पहले 7 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 71 इज़ इफ़ एन alloy contains copper and silver in the ratio 3:7 then the percentage quantity of silver to the alloy is। तो इसका करेक्ट आंसर है 70%। अब कैसे, हमने जिस मेटल की परसेंटेज निकालनी है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ सिल्वर है, तो हम अमाउंट ऑफ सिल्वर को डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो टोटल अमाउंट कितनी हमारी बन रही है 7 + 3, तो वो 10 बन रहा है। तो और 7 सिल्वर की है तो 7 को डिवाइड किया 10 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो 1 0 से कैंसिल, 7 10s are 70, तो ये 70% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ एन अलॉय। अलॉय क्या होता है? तो अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर मेटालिक एलिमेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को या मेटालिक एलिमेंट्स को कंबाइन करने से जो मेटल बनती है उसको अलॉय कहते हैं। अब ये इसको हम बनाते क्यों हैं? स्पेशली इसको बनाया जाता है कि जो मेटल्स की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है और टूट फूट के शिकार होने से, जंग वगैरह लगने से, जिस तरह का भी डिके होता है मेटल्स का, उस डिके से उनको महफूज करने के लिए ये एक मतलब इनका जो अलॉय है ये ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट रखता है, ज़्यादा ताकत रखता है। ये डिके के ख़िलाफ़ मज़ामत भी ज़्यादा रखता है, इसको जंग नहीं लगता, ये मजबूत ज़्यादा होता है, टूट फूट का शिकार नहीं होता और इसकी जो वैसे स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, 12.1 डिवाइडेड बाय 19.8 इक्वल्स व्हाट। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है जैसे इसकी स्टेटमेंट है कि इसको डिवाइड करके हमने बता देना है। ये एक्चुअली नीचे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनमें से हमने देखना है कि ये किसके इक्वल है। तो जब हम 11/18 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, बल्कि 11/18 को डिवाइड करने से पहले हम देखते हैं कि 12.1 डिवाइडेड बाय 19.8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है। तो 12.1 को जब हम 19.8 से डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब तकरीबन 0.61 आता है। 0.61 आंसर है हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए को जब हम सॉल्व करते हैं 11/18 को, तो इसका आंसर भी हमारे पास 0.61 आता है, तो ये तकरीबन उसके बराबर है। बाकी 7/9 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.7777 एंड सो ऑन आता है। जब 13/17 ऑप्शन सी को हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.76470588 वगैरह इसी तरह से आता है। तो इस हिसाब किताब के मुताबिक हमारा ऑप्शन ए करेक्ट बनता है जो कि 11/18 है, क्योंकि 11/18 को सॉल्व करने से भी 0.61 आ रहा है और 12.1 डिवाइडेड बाय 19.8 को सॉल्व करने से भी आंसर हमारे पास 0.61 ही आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 73, अ मैन स्पेंड्स ₹3500 पर मंथ एंड सेव्स 12.5% ऑफ हिज इनकम, हिज मंथली इनकम इज़। यानी एक आदमी महीने में 3500 रुपये खर्च कर रहा है और सेव कर रहा है 12.5% अपनी आमदनी का। उसकी मंथली इनकम कितनी है ये बताइए, ये सवाल में पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करने का ट्रेडिशनल तरीका तो यही है कि उसकी इनकम को सपोज़ करें x के इक्वल, फिर उसकी उस x में से -3500 कर दें, फिर जो सेव कर रहा है वो 12.5% या 12.5% इनकम में से, तो उसको 0.125x कर लें, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 4000 आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका ये है कि आप 12.5% फाइंड करें 4400 का। ठीक है, 12.5% ऑफ 4400 जब आप फाइंड करेंगे तो वो 550 आएगा। अब ये 550 वो सेव कर रहा है जो कि 12.5% है। ठीक है, अब 3500 प्लस 550 जब आप ऐड करते हैं तो वो आपका क्या बनता है, 3500 और 500 4000, ये 4050 बन जाता है, यानी ऑप्शन ए ठीक नहीं है। फिर ऑप्शन बी पर आइए, 12.5% ऑफ 4000 जब आप फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आता है 500। ठीक है, अब 4000 का 12.5% हमारे पास 500 आ गया है,
ये 500 वो सेव कर रहा है और टोटल उसका खर्चा कितना है 3500। तो 3500 को जब आप इस सेविंग में 500 में ऐड करेंगे तो 4000 आ जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ऑप्शन बी करेक्ट है। उसकी इनकम 4000 है, जिसमें से वो 3500 खर्च कर रहा है और वो 500 जो 12.5% बनता है 4000 का वो सेव कर रहा है। ऑप्शन सी की तरफ भी चले जाते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 12.5% ऑफ 4270 बनता है 533.75 रुपये। जब 533 रुपयों को आप ऐड करेंगे 3500 में तो वो 4270 रुपये नहीं बनते। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी उसकी इनकम मंथली नहीं है। तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? ऑप्शन बी जो कि 4000 है। मेरे ख्याल में ये क्लियर है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से सपोज करके भी एक्स के इक्वल इसकी इनकम सपोज करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 3500 को और 0.125 एक्स के साथ जब उसको इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपका 4000 ही आएगा। Next question number 74. If the given value is 16a plus 16b equals 48, what is the average of a and b? तो हम जानते हैं कि एवरेज या मीन फाइंड करने के लिए हम जितनी टर्म्स दी होती हैं उनको ऐड करते हैं और उनके सम को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ या टर्म्स के साथ। तो यहाँ पर a प्लस बी यानी हमने उनको ऐड कर लिया, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि वो टोटल टर्म्स कितनी हैं a और b दो हैं, दो टर्म्स हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से। आगे 16a प्लस 16b इक्वल्स 48 ये हमें बताया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो 16 1 ज़ार 16 कट 16 से कट के a आ जाएगा, फिर b आ जाएगा। 16 3 ज़ार 48 होता है तो इक्वल में 3 आ जाएगा। a प्लस बी इक्वल्स 3। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई है, वो 3 है, ठीक है। एवरेज ऑफ ए एंड बी हम उसमें फाइंड करने के लिए a प्लस बी बाई 2 में हम a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो 3 है, 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर बनेगा 1.5। तो इसमें a और b की जो एवरेज है वो 1.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 64 एंड 81 इज़। तो द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज़ अ नंबर। उसको हम इस तरह से लिखते हैं, वो x होता है और उसको लास्ट वाले रेशो में जो नंबर्स होते हैं उनको a एंड b लिख लेते हैं, जिस तरह से नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है। और a रेशो x, आगे x रेशो b उसको लिख लेते हैं। एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू हमें पता है, a 64 है, b 81 है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। दरम्यान में प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको हम ओवर में लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ, या सीधा सीधा सेंटर वाली जो प्रोपोर्शनल के साथ साथ वाली हैं वैल्यूज़ उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर वाली 64 और 81 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम उसको 64 बाय x और x इज़ इक्वल टू x ओवर 81 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वही x मल्टीप्लाई बाय x और 64 मल्टीप्लाई बाय 81 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स 5184 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 72 के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444 इक्वल्स व्हाट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक बात आपको इसमें याद रखनी है कि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है जब हम इस तरह की नंबर्स को ऐड करते हैं। और दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसके लास्ट पे, उसके राइट साइड पे होता है। जैसे 4 है पहला आपका डिजिट, तो इसके बाद पॉइंट है, जो कि लगाना ज़रूरी नहीं क्योंकि उसके बाद नंबर नहीं है। और जो लास्ट वाला है 444 के लास्ट पे पॉइंट है, यानी 444 पॉइंट समथिंग आगे 000 कर लें, तो इसके जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे पॉइंट होता है, यानी उसके बिल्कुल राइट साइड पे पॉइंट होता है। तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट को रख के ऐड करते हैं। तो जब आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 500.88 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अली इज़ यंगर देन ज़िया बाय 10 ईयर्स। ये बात हमने याद रखनी है कि अली छोटा है ज़िया से कितने साल? 10 साल। अली ज़िया से 10 साल छोटा है। इफ़ 5 years बैक देयर एजेस वर इन द रेशो 1:2, हाउ ओल्ड इज़ ज़िया। ज़िया की एज पूछी हुई है कितनी है अब, और 5 साल पहले उनकी एजेस की रेशो थी 1:2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्योंकि ये एक स्लाइड पर आएगा नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन को रिमूव करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अलीज करंट एज बी ए एंड ज़ियाज़ करंट एज बी जी। उनके जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, फर्स्ट लेटर्स ऑफ देयर नेम, उसको हम सपोज़ कर रहे हैं कि अली की एज ए है, सपोज़ किया, और ज़िया की एज जेड है, सपोज़ किया। अब चूँकि अली ज़िया से 10 साल छोटा है, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने कहा, तो हमने अली की एज को इक्वल किसके कर लिया, ज़िया माइनस 10, यानी ज़िया की एज जी के इक्वल हमने सपोज़ की थी ना, जो करंट एज थी, तो उसमें से हमने माइनस 10 कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने इसको लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। द रेशो ऑफ देयर एजेस 5 years बैक, 5 years बैक भी जाना है, यानी उनकी जो करंट एज हमने की है सपोज़ ए और जी, उसमें से 5 माइनस करेंगे क्योंकि हमें 5 years बैक जाना है, तो उसकी रेशो है 1:2। तो a माइनस 5 रेशो z माइनस 5 इक्वल्स 1:2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा a माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 z माइनस 5 इक्वल किसके हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/5 1/2 के हो जाएगा इक्वल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर के डिनोमिनेटर से, इधर वाला न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इक्वल किसकी हो जाएगा, इधर वाला जो डिनोमिनेटर है z माइनस 5 वो उधर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2a मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा इक्वल किसकी हो जाएगा, z माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने a की वैल्यू निकाली थी वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 के साथ जो a है उस a की जगह पर हम z माइनस 10 को इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते जाएंगे, सोल्यूशन आपके सामने है, आप इसको देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो z यानी ज़िया की जो एज है वो 25 years इसका आंसर आएगा। ज़िया की एज 25 years है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 60, 48 एंड 30। इसका चौथा प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है, 60:48 प्रोपोर्शनल 30:x। इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, 3 हमें दिए हैं, चौथे को हम सपोज करेंगे x, वो लास्ट पे लिख लेंगे। बाकी हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि 60 डिवाइडेड बाय 48 हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा 30/x के। तो x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ, 48 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60x इक्वल्स 1440 हो जाएगा। x किसके इक्वल आ जाएगा, 60 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 को 0 से काट दें सीधा सीधा, 6 2s are 12 और 6 4s are 24, तो इसका x इक्वल आ जाएगा 24 के। तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 24 होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ 2 pots इज़ 120 liters and 56 liters respectively. Find the capacity of a container which can exactly measure the contents of the 2 pots. तो इसका करेक्ट आंसर है 8000 cc, क्योंकि 120 लीटर्स और 56 लीटर्स का जब हम HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 8 है, तो 8 लीटर्स चूँकि इनका HCF आ रहा है इसलिए 1 लीटर इक्वल्स 1000 cc कैपेसिटी में कंटेनर की। तो जब 1 लीटर 1000 cc के इक्वल है तो 8 लीटर्स ऑब्वियसली 8000 cc के इक्वल होंगे। दैट्स क्वाइट सिंपल। डियर एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस करना था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में क्वेश्चंस 81 to 90 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।